व्हेन वी स्टार्टेड pyridine तो उसमें हमने डिटेल उसका स्ट्रक्चरल डिस्कशन किया, देन प्रिपरेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of pyridine were discussed in the last lecture. और रेजोनेंस से हमें ये पता चला था कि जो pyridine रिंग होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है एट पोजीशन 2 एंड 4. तो पिछले कल हमने लेक्चर किया था उसमें वी गॉट टू नो दैट pyridine ring has positive charge on position 2 and 4 and the nitrogen atom it carries negative charge. It means कि रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है एंड उससे ज्यादा जस्टिफिकेशन ऐसे भी हुई कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस pyridine के केस में अनलाइक बेंजीन और पाइरोल फ्यूरान थायोफीन के कंपैरिजन में वो बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं. और उसके पीछे रीजन क्या था, ये यू कैन रीड द फर्स्ट लाइन, because of the lesser electron density on the ring. So lesser electron density means it is not very prone for electrophilic substitution reaction. But क्योंकि electron density कम है, so again it can undergo nucleophilic substitution reactions because the nucleophile is a negatively charged species which comes along with the electron pair. और फिर जहां पे electron density कम होती है वहां आके वो bond बना सकता है. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम आज डिस्कस करेंगे pyridine में. बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की भी ओरिएंटेशन होगी क्योंकि pyridine की वजह से दिस नाइट्रोजन एटम हैज already defined the position on the ring. Like nitrogen will get a one number, तो कार्बन 2, 3, 4, 5. तो इसका मतलब हुआ कि pyridine ring में भी already positions defined हैं कि कहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा. So 2 and 6 position are same, 3 and 5 are same, and 4 is 4 position which is at 180 degree to nitrogen, it is different. मतलब ये 3 लोकेशंस हैं जहां पे आके न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है. अगर ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो 2, 3 and 4. So first we'll see for the attack at C2 carbon, that is 2 position पे अगर न्यूक्लियोफाइल आके अपना बॉन्ड बनाता है. So you can see I have written it, nucleophile coming with the electron pair, negatively charged species है. As a result ये जो नाइट्रोजन और कार्बन 2 के बीच का बॉन्ड है that will completely पाई इलेक्ट्रॉन जो है that will be completely shifting onto the nitrogen atom. नाइट्रोजन एटम के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन के ऊपर क्रिएट हुआ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच दिस कार्बन 2 विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. और इधर से जब न्यूक्लियोफाइल विच इज कमिंग अलोंग विद इलेक्ट्रॉन पेयर दैट कैन इजीली फॉर्म द बॉन्ड ऑन कार्बन 2. तो ये हमारे पास आता है फर्स्ट रेजोनेटिंग या फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग. एंड यू कैन क्लियरली सी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन which is more electronegative than carbon, it is bearing a negative charge और साथ में ये आके 2 position पे इसने अटैक कर लिया. Now you see this negative charge on the nitrogen atom, it is in resonance with the ring. Ring resonance में जाएगा ये, तो फिर second contributing structure आएगा जहाँ पे कि इसका negative charge will come in between nitrogen and carbon 6 और यहाँ से 6 और 5 का bond will shift onto कार्बन 5 हैज अ नेगेटिव चार्ज. इस तरीके से ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आने हैं. नेक्स्ट केस में आई होप आई शुड नॉट एक्सप्लेन बट चलो ठीक है, फर्स्ट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नेगेटिव चार्ज आया 5 और 4 के बीच में, तो उसके वजह से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया 3 पे. अगर 5 और 4 में बॉन्ड बन रहा है तो 3 पे नेगेटिव चार्ज आ गया. तो ये टोटल 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. और अगर आप केयरफुली देखें ये पहले स्ट्रक्चर को, तो पहले स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने यहाँ लिखा है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर will be the most contributing structure in case of resonance. This is the rule of resonance actually. और वो स्टेबल क्यों है, क्योंकि यू सी कि ये जो रेजोनेंस में आ रही हैं एटम्स वो एक नाइट्रोजन एंड रेस्ट आर कार्बन एटम, एंड वी नो दैट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन and this nitrogen is bearing a negative charge. So that is why ये वाला structure जो होगा that will be the highly contributing structure or you can say most stable structure which is coming when the nucleophile is attacking at position number 2. And final step में क्या होगा कि ये जो negative charge carbon 3 पे create हुआ था that will come in between 2 and 3 carbon और यहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड. कौन सा? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे टूटना है
कि हाइड्रोजन अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, देखिए मैंने एरो का जो टेल है वो बॉन्ड पे लगाया है, मैंने हाइड्रोजन के पास में नहीं लगाया। सो अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर व्हेन इट इज मूविंग इट इज नोन एज हाइड्राइड। हाइड्राइड मींस H नेगेटिव। अब H पॉजिटिव नहीं गया है, वो गया H नेगेटिव। H नेगेटिव मींस इट इज गोइंग along with the electron pair and the two substituted product is obtained. So this is the story for the C2 attack where we are expecting 3 contributing structures out of which one is the most stable structure. Then we'll see for the attack at position 4. कार्बन 4 पे अगर अटैक होता है, ये थोड़ा सा मैंने गलती से इलेक्ट्रोफिलिक के तरीके से एरो इधर शिफ्ट कर दिया था, बट ये जो मैंने जहां पे क्रॉस किया रेड, इट विल नॉट बी कंसिडर, ठीक है। ये जो बॉन्ड है थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड, दैट विल शिफ्ट ऑन टू कार्बन 3 व्हेन द C4 अटैक विल बी देयर। देखिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के केस में जो रिंग का पाई बॉन्ड होता है वो उसी कार्बन की ओर मूव होता है जिस पे आके उसने लगना है। ये है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की स्टोरी। पर जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो वो जो बॉन्ड है उसने उस कार्बन से दूसरे वाले कार्बन पे शिफ्ट होना। इलेक्ट्रोड पेयर ने अवे फ्रॉम द कार्बन ऑन विच द न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग। इधर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ हो रहा है? फोर्थ कार्बन पे। बट ये जो डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन 3 एंड कार्बन 4, वो किधर को शिफ्ट हो रहा है? 3 पे। न्यूक्लियोफाइल लगा 4 पे और इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ 3 पे। ये चीज आपने क्लियर कर लेनी है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आया उसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ पोजीशन 3 पे, न्यूक्लियोफाइल आके लगा पोजीशन 4 पे। मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट सिचुएशन अराइज हो रही हैं। नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ऑपोजिट कार्बन पे, जिस पे आके लगा उसके दूसरी कार्बन पे जाके चार्ज क्रिएट हो रहा है। और चार्ज कौन सा? नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ उस तरफ में। यहाँ थर्ड पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज हुआ है क्रिएट, दैट इज नाउ इनटू द रिंग रेजोनेंस। और रिंग रेजोनेंस में फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज दिस। सेकंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि थर्ड पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज था, नाउ दैट इज गिवन इन बिटवीन 2 एंड थर्ड कार्बन। एज अ रिजल्ट जो नाइट्रोजन और कार्बन 2 के बीच का डबल बॉन्ड था वो पूरी तरह से कंप्लीटली इट इज गेटिंग शिफ्टेड ऑन टू नाइट्रोजन एटम बिकॉज नाइट्रोजन कैन अकोमोडेट दैट, है ना। एट अ टाइम पे 3 बॉन्ड्स ही इन्वॉल्व होंगे, ये नहीं कि आप ये सारा ही तीनों चारों बॉन्ड इकट्ठे इन्वॉल्व कर लें। सो 3 पोजीशन ही इन्वॉल्व हुई, 1 कार्बन 3 कार्बन 2 एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड आ गया बिटवीन कार्बन 3 एंड 2। अगेन इफ यू सी जस्ट लाइक अटैक एट C2 पोजीशन, जो हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आया था, इधर भी वैसा ही ये स्ट्रक्चर आया है जहां पे कि नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन इज होल्डिंग अ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग एंड द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। फर्दर ये आगे मूव करेगा तो कार्बन 6 और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आया और कार्बन 5 के ऊपर क्रिएट हुआ नेगेटिव चार्ज। एंड फाइनली आफ्टर द लॉस ऑफ H negative anion, it will be fourth position which is getting substituted with the nucleophile. तो ये दो अटैक हुए C2 एंड C4 के। देन कम्स द अटैक एट पोजीशन नंबर 3। सो पोजीशन नंबर 3 पे अगर न्यूक्लियोफाइल आके लगता है तो ये जो बॉन्ड है 3 और 4 के बीच में, इसने शिफ्ट हो जाना है फोर्थ पोजीशन पे। तो फोर्थ पोजीशन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और थर्ड पोजीशन पे आके न्यूक्लियोफाइल ने अपना बॉन्ड बनाना है। So this is the first contributing structure where negative charge on the fourth carbon and this nucleophile is getting attached on third position. फिर ये जो negative charge create हुआ again that is into the ring resonance. फर्स्ट स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज फोर्थ पोजीशन पे है और इसकी रेजोनेंस में है कार्बन फिफ्थ और सिक्स्थ का डबल बॉन्ड। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड जो जैसे जैसे एरोज लगाए हैं आपने वैसे वैसे ही देखना है। अगली पोजीशन में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आ गया इन बिटवीन कार्बन फिफ्थ एंड फोर्थ। ये जैसे यहाँ बना दिया, कार्बन फिफ्थ एंड फोर्थ के बीच में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। एंड जो ये नेगेटिव चार्ज था, मतलब बॉन्ड बिटवीन कार्बन फिफ्थ एंड सिक्स, दैट इज कंप्लीटली शिफ्टेड ऑन टू कार्बन नंबर 6 इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आ गया अब कार्बन 6 पे, 4 के बाद 6 पे, एक पोजीशन छोड़ के।
नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आता है और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन 6 और नाइट्रोजन के बीच में जब आएगा, एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और कुछ नहीं होगा, लोन पेयर भी टच नहीं होगा, नथिंग एल्स, थ्री पॉइंट्स विल बी इन्वॉल्व, कार्बन नंबर 6, नाइट्रोजन एंड कार्बन नंबर 2, ये तीन एट अ टाइम इन्वॉल्व होंगे। तो इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट से होगा क्या, कार्बन 6 और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आया है ये, और नाइट्रोजन और कार्बन 2 के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 2 पे। तो ये तीन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें भी बन रहे हैं, मतलब अगर आप ये देखो कि नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखे जाए तो ये तीनों ही पोजीशंस इक्वली प्रोन है फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। बट उसके आगे भी देखते हैं कि कौन सा ज्यादा फेवरेबल अटैक है, जो ज्यादा फेवरेबल अटैक है उसको हम कंसिडर करते हैं कि यस द न्यूक्लियोफाइल विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट दैट पोजीशन। So you see यहाँ पे I have written in red that no इस केस में कोई ऐसा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें कि नाइट्रोजन एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखिए तीनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन में कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज नहीं है, जो कि 2 और 4 पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा था जहां पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ये 4 का है एंड दिस इज फॉर द C2 अटैक। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि इसमें जो रेजोनेंस है उसका एक्सटेंट कम है, मतलब ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर C2 और C4 के अटैक में बन रहा था वो इधर नहीं बना। एंड फाइनली जो भी ये लास्ट स्टेप है दैट इज गॉन। So this is the story for the three attacks, that is C2, C4 and C3. यहाँ से conclusion क्या निकल के आता है, that the attack at position 2 and position 4 will be the favored one. मतलब C3 अटैक नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल ने जब भी आना है तो इट विल प्रेफर टू कम एट ईदर पोजीशन 2 और एट पोजीशन 4। ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इसको यू कैन मार्क इट के ईदर एट पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4 the attack will be there, or the nucleophile will form bond at carbon 2 and carbon 4। ठीक, then next इसमें फिर टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो जो होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन केस ऑफ दिस थिंग pyridine। तो pyridine की जो फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैंने अभी इस पे लिखा भी है, दैट इज शिकी-बेबिन रिएक्शन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये रिएक्शन अलॉन्ग विद मैकेनिज्म डेफिनेटली pyridine से अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि pyridine से क्वेश्चन ही ये आएगा, शिकी-बेबिन रिएक्शन। और इसमें शिकी-बेबिन रिएक्शन में हो क्या रहा है कि जो pyridine है दैट इज बीइंग अटैक्ड अपॉन बाय सोडा अमाइड। सोडा अमाइड के साथ जब pyridine को हम हीट करते हैं तो वी नो दैट सोडा अमाइड इज आयनिक कंपाउंड, और उसकी आयनाइजेशन कैसे है, Na पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव। एंड वी नो दैट NH2 इज अ न्यूक्लियोफाइल, जो अभी हमने पीछे किया। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होगा वो इधर को देख लीजिए। अब यहाँ पे जहाँ C2 पोजीशन में मैंने Nu नेगेटिव लिखा है, आप इसको Nu नेगेटिव नहीं लिख के जब शिकी-बेबिन रिएक्शन के मैकेनिज्म डिस्कस करना है तो इधर में आप लिखेंगे NH2 नेगेटिव। ठीक है, और फिर ये पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे यहाँ पे NH2 रख के। NH2 नेगेटिव का अटैक, इंस्टेड ऑफ Nu नेगेटिव यू विल राइट डाउन NH2 नेगेटिव इन केस ऑफ शिकी-बेबिन रिएक्शन। एंड साथ में क्योंकि रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, ये देखिए यहाँ पर रिंग के ऊपर पूरा नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। आप तो यहाँ पहले स्ट्रक्चर में ही Na पॉजिटिव यहाँ लगा सकते हैं, या पूरा गोला घुमा के उसके ऊपर Na पॉजिटिव लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ। तो Na positive will be neutralizing the negative charge on the ring and NH2 will be forming bond at position number 2। Finally, जब इसको एडिशनली अमोनिया विल बी सप्लाइड, NH3 विल बी सप्लाइड। ठीक है, NH3 की स्प्लिटिंग कैसे होगी, इधर ये जो मैंने एरो हेड पे NH3 लिखा है, इट विल बी स्प्लिटेड एज NH2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, कैसे स्प्लिट होगा, NH2 आप लिख सकते हैं अपने एरो हेड पे, NH2 नेगेटिव and H positive, this NH3 will be splitted in this manner।
अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया? जब हम सोडा अमाइड को ले रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो अमोनिकल सोल्यूशन में होगा, and because of which there will be surplus amount of ammonia present in that particular medium as a solvent. So it will be dissociating as NH2 negative and H positive. और इधर से फाइनली निकलना क्या है? H नेगेटिव, जो ये लास्ट स्टेप था। इधर में ये H नेगेटिव हाइड्राइड निकल रहा है, H नेगेटिव जो लास्ट स्टेप है। तो इधर से H नेगेटिव निकला और यहाँ से NH3 से निकला H पॉजिटिव। H negative from here, H positive from here will combine and hydrogen will be given out. साथ में ये जो Na positive इधर लगा हुआ है, that Na positive will combine with the NH2 negative generated through this reaction or the splitting of NH3, and we will have NaNH2 fresh molecule. Is it clear to all of you? Someone please unmute and let me know ये reaction clear हुई कि नहीं हुई. कोई एक अनम्यूट करो खुद को एंड जस्ट लेट मी नो क्लियर हो गई ये रिएक्शन. यस मैम. यस मैम. और बोलो, बाकी लोग भी बोलो भाई. 2 ही लड़कियां बोली, लड़के कहाँ है? यस मैम. लड़कों यस हुई मैम. क्लियर? यस मैम. यस मैम. ठीक है. यस तो मैम. ये जो एरो पे मैंने NH3 लिखा है ना, इसको आपने नीचे ब्रैकेट में स्प्लिट करके लिखना है. NH3 गिविंग NH2 नेगेटिव प्लस NH प्लस H पॉजिटिव, ऐसे लिखना है. ठीक है, ये यहाँ पे इस NH3 को आपने ब्रैकेट में नीचे लिख देना है NH2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और फिर H पॉजिटिव को कंबाइन कराना है H नेगेटिव के साथ और Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा NH2 नेगेटिव. वेट अ मिनट. हाँ बच्चे बोलो. ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन जो इसमें इसके अलावा और कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है. सो द नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हिच इज पॉसिबल इज द ट्रीटमेंट विद KOH. देखिए, जितनी भी रिएक्शंस होनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, यू हैव टू हीट दीज along with the nucleophilic agent. So KOH will be splitted as K positive and OH negative. इस तरीके से split होगा. And OH as a nucleophile, OH negative, that will come at position number 2, or K positive for the time being will be forming bond at nitrogen. ये OH ग्रुप के साथ में है डबल बॉन्ड. तो हमने कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पढ़ा है. तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से OH का जो बॉन्ड है, जो टोटोमेरिक स्ट्रक्चर में, वी नो दैट कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनोलिक फॉर्म. ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा है विच यू हैव टू रिटेन, दैट कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर टू इनोलिक फॉर्म. तो ये क्या है? इनोल है, और इधर में ये टोटोमेरिज्म के थ्रू ऐसे शिफ्ट होगा. कैसे हुआ है? आप ये शिफ्ट देखो. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, उसमें हाइड्रोजन पूरी तरह से शिफ्ट हो गया एज H पॉजिटिव ऑन टू द नाइट्रोजन एटम, और लीविंग दिस इलेक्ट्रॉन बिहाइंड ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया और कार्बन 2 और अपने बीच में एक डबल बॉन्ड के फॉर्म में ले लिया. एंड ये जो डबल बॉन्ड था बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन 2, दैट इज शिफ्टेड ऑन टू नाइट्रोजन एज अ नेगेटिव चार्ज. इधर से जो प्रोटॉन आया था उसको अकोमोडेट किया with the help of that negative charge. So this is 2-pyridone which is obtained when the KOH is formed. तो ultimate product जो KOH के अटैक से बनता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, आप एग्जाम में यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे. उसको आप रेजोनेंस में आगे प्रोसीड करेंगे till pyridone, right? Then the next nucleophilic substitution reaction is the treatment with alkyl or aryl lithium. So this is aryl lithium. Aryl is C6H5 is nothing but it is benzene से phenyl group जो बनता है, उसको बोलते हैं aryl lithium. And इस केस में you can see that lithium is bearing a positive charge or C6H5 will be negatively charged. Phenyl anion है वो. तो phenyl न्यूक्लियोफाइल है, इट विल कम एंड फॉर्म बॉन्ड एट पोजीशन 2, और लिथियम जो है पोजीशन 2 से हाइड्रोजन उठा के इट विल गो एज LiH.
Similar will be the story for butyl lithium. This is C4H9 is butyl lithium. तो यहाँ पे 2-butyl pyridine will be obtained. यहाँ पे 2-phenyl pyridine is obtained, and this is LiH. So this is about the nucleophilic substitution reactions of pyridine, and this first reaction is the most important, that is the Schicki-Babin reaction along with the mechanism. मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है mechanism discussed earlier. आपने इसको सॉल्व ही ऐसे करना है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ Nu नेगेटिव यू विल ऐड NH2 नेगेटिव, इसकी जगह में आपने NH2 नेगेटिव लिखना और फिर वैसे ही रेजोनेंस दिखानी है. Then next comes the addition reactions of pyridine. So first is reduction, hydrogen in the presence of catalyst and heating. Catalyst employ करेंगे निकल, तो piperidine is formed. ये जो पाइपरीडीन बनी है ना, इसके नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर बना लेना आपने. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देने हैं डॉट करके, और बाकी आप देखिए पूरा रिंग जो है वो पूरी तरह से रिड्यूस्ड फॉर्म में है. देयर इज नो डबल बॉन्ड. ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड्स. पर एसिड्स कैसे हैं? ये ऑक्सीजन जो मैंने रेड अंडरलाइन की है, अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी इधर तो ये क्या है? फिनाइल एसिटिक एसिड, सॉरी फिनाइल एसीटेट. ये देखिए C6H5 और COOH, सॉरी, दिस इज बेंजोइक एसिड. अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी इधर तो ऑक्सीजन अगर आ गई तो इट इज टर्म्ड एज पर बेंजोइक एसिड. पर बेंजोइक मतलब 1 एडिशनल ऑक्सीजन इज देयर. नाउ व्हेन ऑक्सीडेशन इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड्स का मतलब है यहाँ से दिस ऑक्सीजन इज प्रोन फॉर द अटैक. जहां भी इसको लोन पेयर दिखेगा ये इधर से डिटैच होगी एज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, और ये शिफ्ट हो जाएगी दूसरे सिस्टम पे इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यहाँ इस एरो में आप ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो. इट इज नोन एज pyridine and oxide which is formed and benzoic acid is recovered. So this is all about the reactions of pyridine, जिसमें कि कल हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किए थे और आज न्यूक्लियोफिलिक एंड दीज 2 एडिशन रिएक्शन. उसके बाद pyridine से जो कंफर्म है और श्योर है कि क्वेश्चन अगर pyridine से आता है तो ये आएगा ही आएगा, इसको भी आप स्टार मार्क करेंगे. दैट इज द basicity comparison of pyrrole, pyridine and piperidine. This can be asked in exam कि basic behavior. तो we know that basicity किसी भी नाइट्रोजन बियरिंग मॉलिक्यूल की क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, बिकॉज ऑफ विच इट एक्ट्स एज अ ल्यूइस पेस. तो अभी तक आपने pyridine भी कर लिया और पायरोल भी कर लिया. अगर pyridine और पायरोल का आप देखें बेसिक बिहेवियर, पायरोल में तो मुझे ये पता था कि पायरोल के जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो उसके पास है ही नहीं. दैट इज ओनली इनटू द रिंग रेजोनेंस. अगर आप रेजोनेंस जो भी हमने जब भी पायरोल किया था तो वहां क्लियरली आई मेंशन कि the lone pair present on this nitrogen atom is involved into the ring resonance, because of which it is not available for any electrophilic attack. और इसके वजह से पायरोल को एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एसिड बिहेवियर या एसिडिक कैरेक्टर वाला जो क्वेश्चन था वो भी हम पायरोल का जस्टिफाई किए थे व्हेन वी डिस्कस्ड दिस पायरोल. तो पायरोल तो बेसिक होगा नहीं. उसके पीछे रीजन 2 है. फर्स्ट रीजन जो मैंने आपको बताया, दैट इज द electron pair is not available on nitrogen atom, rather it is involved into the ring resonance, or the delocalization of electron pair of nitrogen is there in case of pyrrole. And when it is compared with pyridine, तो pyridine के पास तो obvious है lone pair उसका अपना ही है, जो अभी हमने देख लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जब हो रहे थे तो इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर आने के बजाय इट वाज प्रेफरिंग टू अटैक ऑन द nitrogen atom. It means agar if you compare these two, pyrrole and pyridine, so we know that this pyridine is more basic compared to pyrrole. और उसके पीछे reason है availability of the lone pair on nitrogen atom which is not involved into the resonance. अगर सिर्फ resonance के basis पे explanation है तो इस केस में resonance में चला गया है lone pair, इस वजह से वो basic नहीं है. और इस केस में resonance में नहीं गया है वो lone pair, पूरी तरह से नाइट्रोजन के ऊपर है एंड अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इट विल बी एक्टिंग एज अ Lewis base. देन इफ यू टॉक अबाउट द पाइपरीडीन व्हिच इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ pyridine, तो देखिए यहाँ मैंने रेड में लिखा है sp2 sp2 sp2. जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे तो वहां एक
हम इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की बात पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर जहां होता है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्मली न्यूक्लियाई के पास में होता है। अब sp2 या sp3 whatever it is, नाइट्रोजन एटम के पास है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये उसके पास की चीज है। नाइट्रोजन के पास कोई चीज है जो नाइट्रोजन कितने फर्मली अपने पास पकड़ के रख रहा है। when it is sp2, agar if you overall count the s character, we know that s electrons are lying more close to the nucleus and nucleus has more hold on the s electron, क्योंकि यहाँ s इलेक्ट्रॉन एज सच तो नहीं है, यहाँ पे है sp2। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन जहां भी होती है वहां हम बात करते हैं s कैरेक्टर की। इन केस ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स जो s कैरेक्टर होता है दैट कम्स आउट टू बी 33.3%। sp3 के केस में s कैरेक्टर कितना है 25%। 25% s कैरेक्टर इज लेस देन 33.33% s कैरेक्टर, मतलब जो s कैरेक्टर जहां ज्यादा हुआ वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो होल्ड है उस नाइट्रोजन एटम का वो ज्यादा होगा। तो अगर आप तीनों को कंपेयर करो तो पाइपरिडीन में इलेक्ट्रॉन पेयर जो पड़ा है, एक तो वो यहाँ पे कोई भी टाइप की रेजोनेंस नहीं है जिसमें कि ये इन्वॉल्व हो, और दूसरा 100% ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास तो है ही, साथ में इट इज लाइंग इन द ऑर्बिटल विच इज हैविंग lesser s character, that is only of 25%, because of which it is easily prone for the attack by a electrophile। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल इसकी विसिनिटी में आता है या इसकी कंपेयर किया जाए, दोनों के पास लोन पेयर है, एक के पास sp2 में और एक के पास sp3 में है, तो वो ज्यादा इजीली कहाँ से छीन पाएगा इलेक्ट्रॉन जहां पे कि s कैरेक्टर कम है in comparison to pyridine। So this is the reason that piperidine, I have written it here, that piperidine में पहली बात तो कोई रेजोनेंस नहीं है और कोई भी शेयरिंग नहीं है लोन पेयर की इनटू द रिंग रेजोनेंस। दूसरा क्या है कि लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा है हैविंग लेस s कैरेक्टर, एंड उसकी वजह से जो नाइट्रोजन एटम का होल्ड है इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम है in comparison to the one which is present in sp2 hybrid orbitals in case of pyridine। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये तीनों का ही आपको क्लियर हो गया होगा जो बेसिक बिहेवियर है कि